हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र में आपका स्वागत है। आज की क्लास का आपका लेक्चर नंबर 17 है, जो कि यूपी टेट 2026 को टारगेट करते हुए एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की बेहद ही इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि आगामी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हमारी कोशिश है कि आपके पर्यावरण की क्लास में जो आपके 30 क्वेश्चन यूपी टेट या सुपर टेट में पूछे जाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारी इस सीरीज़ से फंसे। हम ऐसे क्वेश्चनों को टारगेट करते हैं या ऐसे क्वेश्चनों को लेके आते हैं जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और आगामी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का सबसे पहले, आज की क्लास के बारे में सबसे पहली जो हेडिंग है वो डली है एनजीटी। सबने सुना होगा एनजीटी के बारे में। तो देखिए, एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक, एनजीटी का फुल फॉर्म की बात करें तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका यदि हिंदी में बात करें तो इसे एनजीटी को हम कहते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्य मुख्यालयों की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, लेकिन नई दिल्ली के अलावा इसकी 4 पीठ और हैं, जो कि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। एनजीटी के कार्य की यदि हम बात करें तो एनजीटी के जो मुख्य रूप से कार्य होता है वो होता है पर्यावरण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कार्य करना। कार्य क्या होता है? पर्यावरण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कार्य करना। ये एनजीटी का क्या है? मुख्य रूप से कार्य है। एक प्रकार से यदि हम बात करें तो एनजीटी एक सांविधिक निकाय है। स्टैच्यूअरी क्या है? बॉडी है। ये ध्यान देना कि एनजीटी क्या है, तो एनजीटी एक सांविधिक निकाय है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी यदि हम मेन बात करें तो मेन बात इसका ये है कि एनजीटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी को हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहते हैं। स्थापना की बात करें तो स्थापना 2010 में हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखा है, हमने लिखा है भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता डॉक्टर के.एम. मुंशी को माना जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में किसे माना जाता है? तो के.एम. मुंशी को वन महोत्सव के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। यदि हम वन महोत्सव कार्यक्रम की बात करें तो ये आपका 1 जुलाई से शुरू होकर 7 जुलाई तक, कहने का मतलब जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है, प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि वन महोत्सव कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया जाता है। तो वन महोत्सव कार्यक्रम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, अर्थात जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। अगले हम कुछ इम्पोर्टेंट हमने संस्थान लिखे हैं। जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये झांसी उत्तर प्रदेश में है, इम्पोर्टेंट है। अगला ये आपका इम्पोर्टेंट है केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो ये जोधपुर राजस्थान में है। ये इम्पोर्टेंट, ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न सीधे आपके पूछे जाते हैं कि केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जोधपुर राजस्थान में है। इसके बाद हमने प्रमुख पर्यावरण नीति या प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों को हमने लिया है। ठीक है, अधिनियम हमने एक्ट लिए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये आपका ये आपका चालू हुआ था 1972 से। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम तो वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम आपको 1980 में लागू हुआ था। तो वन संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो 1980 से। यदि हम राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो राष्ट्रीय वन नीति आपकी 1952 में चालू हुई थी। कब से चालू हुई थी? 1952 में चालू हुई थी, ध्यान दीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको 1973 में चालू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में चालू हुआ था, ध्यान दीजिए, इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की यदि हम बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में शुरू हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर ये भी पूछा जाता है। वन संरक्षण अधिनियम ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। फिर इसके बाद अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये
86 में लागू हुआ था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद केंद्रीय वन आयोग, तो केंद्रीय वन आयोग ये आपका हुआ था 1965 में, ठीक है। इससे आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम, तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में। जल अधिनियम या जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, तो ये 1974 में। और अगला है आपका वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, तो ये आपका 1981 में। ये आपकी क्या है, महत्वपूर्ण अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण से, या प्रमुख पर्यावरण नीतियां हैं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगली बात हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ सूची का सही सुमेलन लिया है जो कि आपके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से या पॉलिटी से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके पर्यावरण के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए मूल अधिकार हो या फंडामेंटल राइट्स हो, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, शासन की संसदीय प्रणाली की बात करें ये ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका से लिए गए हैं। आपात उपबंध की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका, ये गलत लिखा है। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम यूके से लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपात उपबंध की बात करें तो आपात उपबंध जर्मनी के वीबर संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची की संकल्पना तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, समवर्ती सूची की संकल्पना या समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। हम बात करें न्यायिक पुनरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। हम आपको एक बात और बता दें कि न्यायिक पुनरीक्षण का जो अधिकार हो का जो जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और भारत में है और बाकी किसी भी देश में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये अनुच्छेद 148 के तहत ये बात कही गई है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये बात अनुच्छेद 148 में कही गई है। वित्त आयोग की बात करें तो ये अनुच्छेद 280 में बात कही गई है। वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में कही गई है। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, तो ये अनुच्छेद 312 में ये बात कही गई है। अखिल भारतीय सेवाओं की बात अनुच्छेद 312 या आर्टिकल 312 में कही है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में बात कही गई है। आर्टिकल 54 की बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो ये अनुच्छेद 75 में या आर्टिकल 75 में बात कही गई है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की। संवैधानिक उपचारों की बात करें तो ये अनुच्छेद 32 में ये बात कही गई है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इम्पोर्टेंट है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में बात कही गई है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया है अनुच्छेद 48 का, तो अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ठीक, इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। चलिए आगे देखिए, वन और वन्यजीव ये समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके विषय हैं, वन और वन्यजीव ये समवर्ती सूची के विषय हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए हैं, लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, जैसे पहला है विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। तंबाकू निषेध दिवस या तंबाकू मुक्ति दिवस
31 मई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया है, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। कब किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टॉन्सले ने 1935 में किया था। ईपी ओडम की बात करें तो ईपी ओडम ने पारिस्थितिक एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, तो पारिस्थितिक और पर्यावरण विज्ञान के जनक के रूप में ईपी ओडम जाने जाते हैं। ईपी ओडम की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। ये ध्यान देना, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, ये ईपी ओडम की महत्वपूर्ण पुस्तक थी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। यदि हमारा पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें यूट्यूब चैनल सफ़र विद भूपेंद्र के साथ। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।